हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पर डे हम लोग क्विज करते हैं। क्विज में एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर रिप्लाई देते हैं अगले क्विज में। कल का मेरा क्वेश्चन क्या था? याद पड़िए। ठीक, तो हाँ, मैडम भीखा जी कामा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम भीखा जी जो कामा थी, जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में सर्वप्रथम ध्वजारोहण की थी। नहीं, कब? 1907 ईस्वी में सर्वप्रथम ध्वजारोहण की थी। बहुत बहुत बढ़िया। आज दोस्त सभी लोगों को टीचर्स डे के बधाई है। ठीक है, सभी हम लोग एक तरीका से अभी छात्र ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मास्टर हैं, हम टीचर हैं। ठीक, तो आप लोग भी मेरे दोस्त की तरह हैं। ठीक, तो आप सभी अपने अपने गुरुजनों को, माता पिता को मने मने प्रणाम कर लीजिए यहीं से। ठीक, और हम लोग आज क्विज में बढ़ते हैं। देखिए, कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन नहीं है तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यानी कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। परा उच्च आवृत्ति यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती हैं तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। किस तरंग के रूप में? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। यानी परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती हैं तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी सक्सेसिव क्रेट्स अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। क्या कहते हैं? यानी दो दोस्त श्रृंगों यानी दो श्रृंगों और दो गर्तों या दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्त कि ये मेरा ग्राफ हो जाता है तो ऐसे नहीं साइन कर्व में चलता है ऊपर नीचे, तो दो ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य। क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। तरंगदैर्घ्य क्या ऐसा ही मात्रक पूछे तो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य को लेम्डा से सूचित करते हैं। किससे? लेम्डा से तरंगदैर्घ्य को सूचित किया जाता है। अब V बराबर क्या होता है? एन लेम्डा। V बराबर एन लेम्डा यानी वेग और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? तो V बराबर एन लेम्डा। सारा तथ्य को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसका वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है सब प्रकाश के चाल के लगभग बराबर चाल से गमन करती है या यात्रा करती है। देखिए, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो एक्स किरणों का। यानी कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, यानी कोई भी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है, संरचना है, तो उसकी संरचना को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। किसका? एक्स किरण का। अब सर एक्स किरण के खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने। किसने किया था? रोएंटजन ने। एक्सरे में कौन सा किरण होता है? तो एक्स किरण ही होता है। एक्सरे सर क्या करता है? तो हड्डियों को क्या करता है कि छेद करके पार कर जाता है। एक्सरे क्या करता है? हड्डियों को छिद्र करके पार कर जाता है, जिससे हड्डियों में जो भी टूटी फूटी विघटन होती हैं या जो भी अपरूप उसमें आ जाते हैं, ठीक, उसको बता देता है, यानी दिखाई दिला देता है। कौन? तो एक्स किरण है। ठीक, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है। एक रडार जो है शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है तो कौन सा तरंग है? रेडियो तरंग है। कहने का मतलब है दोस्त कि वायुयान की स्थिति को जानने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग के। कोई भी वायुयान कहाँ पर है, ठीक है ना, एरोप्लेन, उसकी स्थिति को जानने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंग का। बहुत बढ़िया। जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है यानी विघटन होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁷ m। 10⁻⁷ m यानी उसके जो तरंगदैर्घ्य होती है ना 10⁻⁷ मीटर होती है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। कोई दिक्कत है? तो देखिए, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण, जो पृथ्वी के धरातल पर जो किरणें आती हैं, जो गिरती हैं, किससे? तो ओजोन छिद्र में क्षय के कारण
जो किरणें आती है ऊपर से नीचे, तो उसकी तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 7 मीटर। बहुत VVI, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सर ओजोन मंडल की बात करें तो ओजोन मंडल जो है ना दोस्त, समताप मंडल के जस्ट ऊपर वाला ही होता है। समताप मंडल में ही होता है कौन सा, ओजोन मंडल। और समताप मंडल के ऊपरी भाग में ही क्या पाया जाता है, ओजोन मंडल नहीं, यानी ओजोन परत। अब ओजोन परत में छिद्र सर होने का कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो या जितना भी फ्रीओन गैसेस है, नेफ्रॉन गैसेस है, ये सब जितना भी निकलती हैं, CFC गैस है, ये सब क्या करती है कि ओजोन परत में छेद कर देती है, यानी ओजोन परत को, लेयर को पतला कर देती है, ठीक। जिससे जो पराबैंगनी किरणें होती है, यानी सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट वेव, यानी रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें, वो क्या करती है कि डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो उसका जो होता है ना, तरंगदैर्घ्य पूछ दिया है तो 10 के पावर माइनस 7 मीटर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमको आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। और एक चीज सर, जैसे स्किन पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो स्किन कैंसर हो जाता है। जैसे पराबैंगनी किरणें आती है ना, जब भी ओजोन छिद्र पार करके सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, अगर वो हमारे त्वचा पर पड़ेगी तो समझिए कि त्वचा यानी कैंसर, यानी स्किन कैंसर होगा। उससे कौन सा बीमारी होगा, स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर होगा। कह रहा है कि रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त तरंगों का, यानी रात्रि दृष्टि उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, ठीक ना। यानी रात्रि के समय में दोस्त देखने के लिए या अंधेरे में देखने के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और पराध्वनिक तरंग में से विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तब पराध्वनिक तरंग, पराध्वनिक तरंग, यानी पराध्वनिक तरंग जो है ना, वह क्या करती है कि गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और पराध्वनिक तरंगों में से विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तब पराध्वनिक तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग के उदाहरण नहीं है। गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, ठीक। अगर बात करें दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव में से दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, तो माइक्रोवेव, यानी दूर संचार में कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोवेव का। किसको, माइक्रोवेव को। यानी दूर तरंग के रूप में अगर खूब दूर भेजना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, माइक्रोवेव तरंग का हम लोग प्रयोग करेंगे। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होती हैं। कहने का मतलब है कि माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। माइक्रोवेव में कौन सी तरंगे होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति है तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए लगातार बने रहिए दोस्त, वीडियो में खचाखच पब्लिक से भरा हुआ है स्टेडियम। देखिए टेलीविजन दर्शक, टेलीविजन दर्शक, ठीक ना। डिश एंटीना, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि एंटीना लगा होता है ना, डिश एंटीना घरवा के ऊपर, छतवा के ऊपर पर, तो जो लगा रहता है तो नहीं बदरिया खूब बारिश होने लगता है तो नहीं होता है कि अरे फ्रेश नहीं दिखा रहा है, टीवी धुंधला चल रहा है, तो नेटवर्क नो सिग्नल लिख रहा है, अरे बाप रे, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, तो उसका एंटीना छोटे हो जाना, यानी एंटीना का आकार क्या हो जाना, छोटा हो जाना। वर्षा के बूंदे रेडियो तरंग की ऊर्जा अवशोषित कर लेती है, यानी जो रेडियो तरंगे कहाँ से संचारित होती है, तो आयन मंडल से आती है ना, हो रेडियो तरंगे कहाँ से, आयन मंडल से। अब आयन मंडल से रेडियो तरंगे आती है तो उसको अवशोषित कर लेता है कौन, तो वर्षा की बूंदे, वर्षा की, अब वर्षा के बूंदे गोलाकार किस कारण होती है, बहुत सुंदर, हाथना तेज लड़की, ठीक है। देखिए वर्षा की बूंदे रेडियो तरंगे की ऊर्जा की मूल दशा को विचलित करती हैं। वर्षा की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दशा को विचलित करती हैं। उपयुक्त में से तीनों कथन सही है। कौन से कथन सही है, तीनों कथन, कि बरसात के मौसम में रेडियो तरंगों को जो वर्षा की बूंदे है वो अवशोषित कर लेती है। आज पता चला ना कि कहाँ सिग्नल ना होता है। हाँ, वर्षा की बूंदे रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दशा को विचलित कर देती है, यानी रेडियो तरंग ऐसे आ रहा है ना, मूल दिशा को उसके विचलित कर देती है, डाइवर्ट कर देती है, कभी इधर तो कभी
इधर जो से सिग्नल अब चब जो से फंसने लगेगा, सिग्नल अब चब यानी वीक सिग्नल लिखने लगेगा और आपका टीवी जो है भाई साहब पता चलेगा कि यहाँ से मुंह बाबा गया है तो थोड़ा देर बाद खुलेगा, थोड़ा देर बाद हाथ इधर गया है तो पैर इधर गया है, समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे चलेगा। सब आप लोग जानते हैं एंटीना छोटे होते हैं, एंटीना थोड़े ना बड़ा होता है, कोई दिक्कत, एंटीना छोटे होते हैं, तो दुनिया समझदार है। देखिए FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास क्या है, यानी FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का, अच्छा FM का फुल फॉर्म क्या होता है? हम लोग नहीं कहते हैं कि FM इतना पर आप लोग सुन रहे हैं आकाशवाणी की समाचार, अब हम सुनाने जा रहे हैं, हम लोग क्यूज स्टार्ट कर दिए हैं इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में, ठीक है। तो ऐसा आप लोग सुनते होंगे ना कि FM इतना पर, तो FM का फुल फॉर्म भैया क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी एल्स? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रोनिक्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी जो आवृत्ति, अब मॉड्यूलेशन क्या करता है सर, तो ध्यान से सुनिएगा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दो होता है। अब मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन मोडेम का फुल फॉर्म होता है। अब मॉड्यूलेशन का क्या काम है और डीमॉड्यूलेशन का काम है, क्या काम है, आज बताएंगे, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। देखिए दोस्तों, कई बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है, जो मैं मॉड्यूलेशन बता रहा हूँ ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सर मॉड्यूलेशन का क्या काम है। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है कि लो फ्रीक्वेंसी को यानी लो आवृत्ति को निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति में बदलता है, यानी निम्न फ्रीक्वेंसी को किसमें, हाई फ्रीक्वेंसी में, यानी लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में बदलता है। कौन सा? तो मॉड्यूलेशन कौन सा? मॉड्यूलेशन। और डीमॉड्यूलेशन क्या करता है सर, तो हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। नहीं, डीमॉड्यूलेशन यानी डीमॉड्यूलेशन क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में यानी उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में बदलता। खुद ही कहते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मॉडेम के फुल फॉर्म पूछेगा ना दोस्त, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, अक्सर ये सब पेपर का क्वेश्चन है। IFM का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो वो देखिए क्वेश्चन क्या था कि FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास क्या है, यानी FM जो प्रसारण होता है ना उसमें आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है, यानी कितना रेंज तक वो काम करता है, तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य, यानी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। कोई दिक्कत है? आंतों के रोगों के निदान में उपयोग में किया जाता है तो एक्स किरणों का। अगर आंत में कोनो प्रकार की बीमारी हो गया ना, अगर उसको ठीक करना है तो किस किरण का प्रयोग कीजिएगा, एक्स किरण का। किस किरण का? यानी आंत में कोनो बीमारी हो गया है तो किस किरण का प्रयोग कीजिएगा, एक्स किरण का। बहुत सुंदर। देखिए सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, सीटी स्कैन। देखिए सीटी स्कैन, एक्सरे आंत में, कुछ में, अगर पेट में शरीर के संबंधित हो गया है, ठीक है, तो उसको जांच करना है ना, तो उसमें एक्स किरण का प्रयोग होता है। किस किरण का? एक्स किरण का, क्योंकि यही हमारा हड्डी छिद्र पार करके बतइबे करेगा, पूरा शरीर में पार कर जाता है एक्स किरण। कोई दिक्कत है? बहुत समझदार हैं आप लोग। देखिए अब हम लोग दोस्त बढ़ते हैं, जानते हैं किधर है, ये थी इतिहास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लगातार वीडियो में बने रहिए। तो आइए दोस्त हम लोग अब इतिहास की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इतिहास का पहला क्वेश्चन है कि अबुल फजल फैजी अब्दुल रहीम खनखाना और अब्दुल कादिर बदाऊनी में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो अब्दुल रहीम खनखाना, यानी अब्दुल रहीम खनखाना का हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक, कह कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे, तो शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार, यानी शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहास कौन थे? कौन से? अब्दुल हमीद लाहौरी थे। ठीक ना। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां। याद रखना, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। हुमायूंनामा के गुलबदन बेगम। अकबरनामा के अबुल फजल। लेकिन सर शाहजहांनामा के लेखक कह देगा तो इनायत खां। कौन है? इनायत खां। कौन है? इनायत खां। कौन है? खां। इनायत खां। बहुत बढ़िया। अनवर सुहाइली,
अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? अनुवाद है तो पंचतंत्र का, यानी पंचतंत्र का अनुवाद कौन सा है पुस्तक? तो अनवर ए सुहाइली, अनवर ए सुहाइली। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी। ये तो पेपर में इतना बार क्वेश्चन पूछा है ना दोस्त कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी। क्या थी? फारसी भाषा थी। ठीक है। सुनामी कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। सुनामी जापानी शब्द है। कौन सा अरबी शब्द है? मानसून कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। मानसून अरबी शब्द है। बहुत बढ़िया, ये सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सुनामी का स्पेलिंग टी से शुरू होता है। किस से? टी से, यानी TSUNAMI सुनामी। नस्तालिक है, नस्तालिक क्या है? तो एक प्रकार की फारसी लिपि है। ध्यान दीजिएगा, बहुत फंसने वाला क्वेश्चन है कि नस्तालिक है, तो नस्तालिक क्या है सर? तो देखिए, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। एक प्रकार की लिपि जो मध्यकालीन भारत में क्या होती थी? प्रयुक्त होती थी। यानी कवि हृदय वह राजा, कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे, वह राजा सामंत सिंह थे। कौन थे? राजा सामंत सिंह थे। ठीक, जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। कौन थे? तो राजा सामंत सिंह। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिय, रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने किया था? तो केशव ने। किसने? केशव ने। ठीक। अब मुगल कालीन विविध सुनिएगा ध्यान से। शासक और विदेशी यात्री, यानी जहांगीर के दरबार में कौन आए थे विदेशी व्यक्ति? तो विलियम हॉकिंस। कौन से विदेशी यात्री थे? विलियम हॉकिंस। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। अकबर के दरबार में विलियम फिंच, विलियम फिंच। अकबर के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? विलियम फिंच। शाहजहां के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो विलियम फिंच। कौन सा? ये तो अकबर के था ना। शाहजहां के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? टेवर्नियर। कौन था? टेवर्नियर, टेवर्नियर, टेवर्नियर। यानी कहने का मतलब है कि शाहजहां के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? टेवर्नियर। औरंगजेब विदेशी यात्री कहाँ के आया था? औरंगजेब के दरबार में आने वाला विदेशी नागरिक कौन था? तो मनुची। कौन था? मनुची। यानी औरंगजेब के दरबार में पूछ जाएगा ना कि कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो मनुची। शाहजहां के दरबार में टेवर्नियर। कौन सा? टेवर्नियर। अकबर के दरबार में विलियम फिंच, विलियम। जहांगीर के दरबार में हॉकिंस, अकबर के दरबार में विलियम फिंच, शाहजहां के दरबार में टेवर्नियर और औरंगजेब के दरबार में मनुची। कोई दिक्कत है? देखिए, विदेशी यात्री कब आए थे? तो हॉकिंस कब आया था? 1608 से 1611 ईस्वी में। हॉकिंस कब आया था भारत में? 1608 से 1611 ईस्वी में। थॉमस रो, थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ही आया था। थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी में, मैंने 1615 में आया था, 19 में गया था। मनुची, मनुची किसके दरबार में? तो औरंगजेब के दरबार में। कब आया था? 1653 में। 1600 गया 1708 में, गया 1708 में। रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में नहीं, रॉल्फ फिंच या विलियम फिंच किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। यह 1585 से 1586 ईस्वी तक रहा था। कोई कहते कह रहा है कि वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों, भारत के हीरो और हीरे के खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की थी, तो जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर। टेवर्नियर किसके दरबार में आया था? शाहजहां के दरबार में। बहुत सुंदर। इसने क्या किया था कि भारत में, भारत का जो हीरा है ना और हीरा के जो खान है उसकी चर्चा किया था, यानी उल्लेख किया था। तो भी कहते आइए, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 में। दौराह का युद्ध, दौराह का युद्ध 1531 में। कब? तो देवरा के युद्ध के ही दौराह का युद्ध लिखा है। दौराह का युद्ध 1531 ईस्वी में। देवरा संग युद्ध 1531 में हुआ था। भौजी संग युद्ध भाई साहब नहीं है, ऐसा मत समझिएगा, ठीक ना? देवरे संग है, भौजी संग नहीं। चौसा का युद्ध कब हुआ था बाबू? 1539 में। कब? 1539 में। ठीक है, भौजी कदनी भाभी, ठीक ना?
भौजी को ही भोजपुरिया, भाभी को ही भोजपुरिया में भौजी कहते हैं, ठीक ना भाई साहब, ऐसा गड़बड़ाइएगा नहीं कि कौन सा वर्ड है। भाभी को भोजपुरिया में भौजी कहा जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहिए, अभी बहुत चीज सीखिएगा। कनौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। कब? नहीं, सीखने को नहीं मिलेगा, बोलो मुंह खोल के। हाँ, कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध बताए हैं 1658 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में, ठीक है। धर्मटे का युद्ध 1658 में हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध भी 1658 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1100। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में। 1761 में। कोई दिक्कत है? आइए, बिलग्राम का युद्ध पूछेगा तो 1540 में। देखिए, कनौज या बिलग्राम का 1500। चौसा का युद्ध 1539 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में। 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काल कोठरी की त्रासदी हुई थी। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। कोई दिक्कत है? सरनाल का युद्ध पूछ देगा तो 1572 ईस्वी में। सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। और एक और युद्ध कौन था? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का और धर्मट का युद्ध दोनों कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। जजाऊ का युद्ध 1707 में, ठीक है। अखेड़ा के युद्ध भी 1707 में ईस्वी में हुआ था। केना के बीच साहू और ताराबाई के। ताराबाई होकर चचिया रहे साहू के। कोई दिक्कत है? हार जाती है तब जाके राज्य के बंटवारा। बाहर और चलाक। हिस्सा भाई साहब उसका भी था, साहू के भी, लेकिन पहले उसकी चाची नहीं बांटी। जब युद्ध में कही कि आओ युद्ध कर लेते हैं बेटा, तो युद्ध हुआ दोनों के बीच में खूब कबार के। और जब युद्ध हुआ तो हार गई ताराबाई ना, तब कही कि ले बांट ले आधा आधा। समझ रहे हैं ना कितना चतुर आप लोग, तो तेज है। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1601 में। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1601 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है। तो चंगेज खां सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। कोई दिक्कत है? फिर तैमूर, फिर नादिर शाह। नादिर शाह 39 में। कब? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत सुंदर। अहमद शाह अब्दाली लास्ट में। दराशिकोह को कहाँ दफनाया गया था? तो दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 ईस्वी में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ था 1739 ईस्वी में। यानी चंगेज खां का किया कि भारत पर आक्रमण किया ना, सॉरी नादिर शाह, तो कत्लेआम किया था, खूब आदमी को कत्ल किया था। कब? 1739 में। तो वहीं कुछ देर पहले भाई साहब बताएं कि नादिर शाह भारत में कब आक्रमण किया था? तो 1739 में। और उसने क्या किया कि बहुत नरसंहार किया। कोई दिक्कत है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगर भारत का नेपोलियन कह दे तो किसको कहा जाता है आप लोग? समुद्रगुप्त। किसको? समुद्रगुप्त। या समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक ना। कोई दिक्कत है? लगातार बने रहिए वीडियो में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहासकार में जाने जाते हैं तो हेमू के नाम से। जो हेमचंद्र है ना, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की द्वितीय लड़ाई। कौन? द्वितीय लड़ाई कब? तो 1526-56 यानी 1556 ईस्वी में। 1526 में प्रथम पानीपत के प्रथम लड़ाई हुआ था। कोई दिक्कत है? 1556 में द्वितीय, ठीक। अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर का हुआ था, विजित हुआ था और हेमू हार गया था। तो उसका पूरा नाम हेमू का जानते हैं क्या है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र। भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त होता है तो पृथ्वीराज के लिए। यानी पूछेगा कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य प्रयुक्त होता है तो पृथ्वीराज के लिए। अंतिम सूर्य पूछेगा कि किसके लिए शब्द प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, तो पृथ्वीराज चौहान के लिए। किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंतिम सूर्य जो है ना शब्द, वह किसके लिए है? तो पृथ्वीराज चौहान के लिए। कोई दिक्कत है? मध्यकालीन मुगल शब्दावली और अर्थ। दाम किसको कहा जाता है? जो तांबे की मुद्रा होती थी ना, उसको दाम कहा जाता था। तांबे का जीतल भी होता था। चांदी का टका, चांदी का टका, तांबे का जीतल होता था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासन काल में। कोई दिक्कत है? कह रहा है कि दसाई
दसाई क्या था? तो राजस्व अधिकारी था। दसाई क्या था? राजस्व अधिकारी था। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, दीवान क्या था? तो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। दीवान कौन था? तो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब क्या था? भूमि माप प्रणाली। जरीब क्या था? भूमि माप प्रणाली। कोई दिक्कत है? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, जिसमें महाराणा प्रताप क्या हुए थे? हार गए थे। बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं क्या हुआ था? पराजित हुआ था 1540 ईस्वी में। खुसरो का विद्रोह किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था खुसरो का विद्रोह। खनवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नहीं, खनवा का युद्ध कोई दिक्कत है? बाबर और राणा सांगा के बीच। खनवा का युद्ध बाबर के समय में हुआ था, बाबर के साथ हुआ था। चौसा के युद्ध हुमायूं के समय हुआ था, यानी हुमायूं के साथ। अब बल्ख का युद्ध शाहजहां के समय में हुआ था। किसके समय में? शाहजहां के समय में बल्ख का युद्ध हुआ था। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, घटना क्या है सर? 1556 में कौन सी घटना हुआ था? तो अकबर का राज्यारोहण हुआ था। अकबर का कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया गया कब? 1600 ईस्वी में। कब? 28 दिसंबर 31 दिसंबर अंतिम साल के दिन उसको क्या किया गया था कि क्या किया गया था? उसको अधिकार पत्र दिया गया था। किसका? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। कोई दिक्कत है? 1682 में शिवाजी का देहांत हुआ था। शिवाजी का देहांत कब हुआ था? 1682 ईस्वी में। और नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा कब हुआ था? 1739 में। कब? 1739। नेपाल ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। किसको? नादिर शाह को। ध्यान से सुनिए। आता अली खां का नाम क्या था? तानसेन। यानी आता अली खां नाम किसका था? तो तानसेन का। किसका नाम था? तानसेन का। तानसेन का। देखिए, आता अली खां नाम था किसका? तो तानसेन का। तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे भी था। कोई दिक्कत है? तो ये भी आता अली खां नाम था किसका? तानसेन का ही। इसीलिए तो पेपर में ये थी था। ठीक है। ओए चलिए दोस्त, आते हैं अब हम लोग खरीफ फसल के बारे में पढ़ते हैं आज। यानी भूगोल में अब हम लोग खरीफ फसल से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा सारा के सारा क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा क्लियर होगा। ठीक, आइए। धान की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया में। धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? दक्षिण पूर्व एशिया में धान की उत्पत्ति हुई थी। खरीफ की फसलें हैं तो कपास, मूंगफली, धान आदि कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें है। कौन कौन सा? तो कपास, मूंगफली और धान कैसी फसलें हैं? खरीफ फसलें। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु क्या है? तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और यही बात करें हम गेहूं के लिए कि गेहूं के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो 10 से 15 डिग्री और 75 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा चाहिए गेहूं के लिए। लेकिन खरीफ फसल में धान की खेती के लिए कितना है? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ठीक है, यानी चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है और 25 सेंटीमीटर से ऊपर, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान की। कोई दिक्कत है? मसूर, अलसी, सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसल है सोयाबीन। खरीफ की फसल है सोयाबीन। यानी मसूर, अलसी, सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसल है सोयाबीन। कौन सी है? सोयाबीन। भारत में प्रमुख खाद्यान्न है तो चावल। अगर पूछ देगा कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न कौन सी है तो चावल है। कौन सी? चावल है। ठीक, अगर खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है तो चावल। अगर पूछेगा कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है तो वो कौन सा है? चावल। कौन है? चावल। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है किसका? तो धान के खेत का। कह कि भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो धान। किसका? धान का। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है
तो उत्तर प्रदेश में। अगर पूछ देगा कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन, ठीक है, वर्ष 2020-21 में 2713 केजी था। कितना? 2713 केजी, अर्थात 1 हेक्टेयर में धान की खेती कितना होता है? 2713 केजी धान उपज होता है। भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। जो कृष्ण और गोदावरी के बीच का जो डेल्टा क्षेत्र है ना, उसको भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र से, चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। और कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के जो क्षेत्र था ना, उसको रायचूर के क्षेत्र कहा जाता था। किसका क्षेत्र? रायचूर का क्षेत्र था, जो कि बहमनी और विजयनगर में संघर्ष का कारण था। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, धान की उत्पादकता सर्वाधिक है तो पंजाब राज्य में। अगर पूछेगा कि 2019-20 में अगर पूछेगा कि धान के प्रति हेक्टेयर यानी धान की उत्पादकता कहाँ पर है? पंजाब राज्य में। कहाँ पर? पंजाब राज्य में। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्में हैं तो धान की। किसकी है? धान की। यानी जया, पद्मा और कृष्णा कहेगा ना कि किसकी किस्म है, तो धान की। सोनालिका 64 किसका है? गेहूं की। सोनालिका 64 है। अर्जुन, ये सब किसकी है? पूसा सिंधु यूपी 308, ये सब कैसी है? गेहूं की किस्म है। किसकी है? गेहूं की किस्म है। ठीक है। महिसुगंधा धान की फसल की प्रजाति है। महिसुगंधा क्या है? तो धान की फसल की प्रजाति है। कौन सी? महिसुगंधा। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है तो धान की। किसकी है? धान की। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई में, यानी जो अमन धान है ना, वह जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। कौन सी? तो अमन धान। जया, पद्मा और कृष्णा, जया, पद्मा और कृष्णा किसकी किस्में है? तो धान की किस्में है। समझ रही है ना? बासमती चावल की संकर प्रजाति है तो पूसा RH10। पूसा RH10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है, पूसा RH10। बासमती चावल की रोपाई हेतु तो उपयुक्त बीज दर है तो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है। आर गलत है, ये सही है। अर्थात पंजाब जो है चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, सॉरी निर्यातक राज्य है। ठीक, यह सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ देगा तो पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। यानी उत्पादन में बात करें ना तो पश्चिम बंगाल है, क्षेत्रफल में बात करें ना तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। कोई दिक्कत है? वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है तो नील हरित शैवाल। यानी जो चावल की फसल के लिए, चावल की फसल के लिए उर्वरक के रूप में काम कर सकता है तो वह कौन सा है? तो नील हरित शैवाल। कौन सा? नील हरित शैवाल है। दिक्कत, भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। ये सही है। यानी भारत में जो पश्चिमी तट है ना बाबू, वो पूर्वी तट के तुलना में धान का अधिक उत्पादन करता है। ठीक। विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है वह है चावल। वह कौन सा है? चावल। कोई दिक्कत है? भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितना होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक। या जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और क्या चीज सर? तो जो टेम्परेचर चाहिए उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो तो उस दशा में वहां पर क्या होगा? धान की खेती संभव है। समझ रही है ना? देखिए, बिहार, कर्नाटक, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक। भारत में चावल का अधिक उत्पादक है पंजाब। यानी अगर कह दिया कि भारत में चावल का अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब। कौन सा? पंजाब। चावल है तो उष्णकटिबंधीय फसल। चावल कैसा फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल की फसल के लिए प्रयुक्त जैव उर्वरक है तो नील हरित शैवाल, एजोस्पिरिलियम, ठीक, फास्फोबैक्टीरिया
तथा एजोला, ये सब चावल की फसल के लिए प्रयुक्त जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक है। धान के बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है तो पूर्वी तट की नदी घाटियों में, पूर्वी तट की नदी घाटियों में, ठीक है। भारत में बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है तो पूर्वी तट की नदी घाटियों में। लेकिन यहाँ पर क्या दिया दोस्त, ध्यान से देखिएगा कि चावल के अधिक के तो ये तो नहीं है, ठीक, कहाँ तो बताया ना अभी कि हाँ, उत्तर भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। ऐसा ही है कि भारत के जो पूर्वी तट है ना, वहां पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ठीक। अब भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, यानी जो पश्चिमी तट है ना उसमें धान का उत्पादन कम होता है, लेकिन पूर्वी तट में धान का उत्पादन है, वर्षा भी अधिक होता है पूर्वी तट में पश्चिमी तट के मुकाबले, और धान की खेती भी अधिक होती है। चावल में दो स्टार्च पाए जाते हैं, चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक एमाइलोज एवं दूसरा एमाइलोपेक्टिन, यानी पहला एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है चावल के लंबे दानों वाली किस्मों में, यानी जो लंबा लंबा नहीं चावल होता है उसमें एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। दो प्रकार के स्टार्च पाया जाता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो एमाइलोज कहेगा ना तो बड़े बड़े दानों वाले चावल में पाया जाता है, और एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है तो मध्यम तथा छोटे दाने वाले चावल में एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बढ़िया लाजवाब एकदम बेमिसाल क्वेश्चन है, ठीक। पीला तना बेधक कीट की निगरानी हेतु तो प्रयोग किया जाता है तो गंधपास का, किसका, गंधपास का, यानी पीला तना बेधक कीट की निगरानी हेतु तो प्रयोग किया जाता है गंधपास का, यानी फेरोमोन ट्रैप का। कोई दिक्कत है? वैश्विक स्तर पर अनाज की रानी कहा जाता है किसे, मक्का को, यानी वैश्विक स्तर पर यानी विश्व लेवल पर अनाज की रानी किसे कहा जाता है, मक्का को, किसको, मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। शक्तिमान, अच्छा, मक्का के उत्पादन में सबसे विश्व में अग्रणी देश कौन सा है, अमेरिका। कौन सा है, मोटे अनाज के उत्पादन में विश्व में सबसे अधिक देश कौन सा है, तो अमेरिका। कोई दिक्कत है? करे कि शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड अनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में है तो किसकी, मक्का के। मक्का की दो किस्में है, ध्यान दीजिएगा, पर उच्च किस्में है कौन कौन से, तो शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2, शक्तिमान फर्स्ट एंड शक्तिमान 2। मक्का के तीन बड़े उत्पादक देश कौन सा है, तो देखिए पहला स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका पर, दूसरा चीन और तीसरा भारत, यानी कहने का मतलब है कि यूएसए टॉप पर है मक्का उत्पादन में, और दूसरा चीन और तीसरा ब्राजील, तीसरा ब्राजील। खुद ही कहते, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन तथा तीसरा ब्राजील। मक्का के तीन बड़े उत्पादक राज्य है तो कर्नाटक सबसे ज्यादा मक्का के उत्पादन करता है, फिर मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान पर कौन है, तेलंगाना। कौन सा है, तेलंगाना। कोई दिक्कत है? देखिए वह फसल जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है तो मूंग और उड़द। मूंग और उड़द जो है ना, यह जायद फसलों में मूंग किस समय, फरवरी मार्च में बोया जाता है और जून जुलाई में काटा जाता है, तो इसी को तो जायद फसल कहते हैं। तो मूंग एवं उड़द जो होता है ना, वह जायद फसल के तहत उगाया जाता है, यानी जायद फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम अपने क्विज को समाप्त करते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूले दोस्त, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।